नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में, यानी पॉलिटी की हमारी ये चौथी क्लास होने वाली है। यानी इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे भी प्रस्तावना जो है उसके अंदर से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है या उद्देशिका है, वो क्या कहती है, और इन शब्दों का अर्थ भी आपसे पूछा जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका अर्थ आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना कैसे आई, कहाँ से आई और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप बने रहिएगा, ठीक है, साथ में बने रहिएगा। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत प्यारी जानकारी मिलेगी। हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना, ठीक है। इसे प्रियम्बल और इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका, प्रियम्बल कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना जो है हमारी कहाँ से ली गई है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना ली गई है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली गई है, ठीक है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना तो अमेरिका से ली गई है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो पहला और दो क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रस्तावना जो है उसे उद्देशिका भी कहा जाता है, अमेरिका से ली गई है, भारत भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह वही प्रस्तावना है, कुछ बदलाव करके आज हम पढ़ते हैं, जिसे 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने प्रस्तुत किया था। किसको प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रस्तुत किया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका कहा जाता है या प्रस्तावना कहा जाता है। आज हम थोड़ा सा बदल के पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ये बताऊंगा मैं। क्लियर है ना? 13 दिसंबर को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी कहा जाता है इसको। संविधान वो चीज़ हम पढ़ेंगे बाद में, संविधान की कुंजी कहा जाता है। एक एक चीज़ बताऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले वो क्वेश्चन कर लें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लियर होगी बात? प्रस्तावना, उद्देशिका कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, क्योंकि हमने 60 देशों से अलग अलग चीज़ें ली है। उसमें से अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली है और भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में एक प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वही आज हम प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में जिसको हम पढ़ते हैं। संविधान की आत्मा या की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम कहेंगे संविधान की कुंजी, चाबी भी इसको कहा जाता है। और ये जो है प्रस्तावना जो है ये हमारा बताती है उद्देश्य क्या है, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। उद्देशिका उद्देश्य बताती है, और इसके अंदर हमें बहुत कुछ झलकता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है भी हमारा संविधान कैसा होगा, किस किस प्रकार से होगा। क्लियर है? अब ये बात तो हो गई। और क्या आता है? देखो क्वेश्चन आता है। ये प्रस्तावना हम एक संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद की पढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ ऐड किया गया है। जो क्या होता है, पहले प्रस्तावना जो थी ना उसको संविधान का हिस्सा ही नहीं माना जाता था भाई। हाँ, संविधान का हिस्सा ही नहीं माना जाता था, संविधान का भाग नहीं माना जाता था, नहीं माना जाता था। पहले क्या नहीं माना जाता? संविधान का भाग ही नहीं माना जाता था। किसको? प्रस्तावना को। ये तो दिक्कत हो गई। अब एक महानुभाव आए 1973 में। प्रस्तावना तो है, संविधान से पहले पढ़ी जाती है, संविधान के बारे में बताती है, संविधान का उद्देश्य बताती है, संविधान का बहुत कुछ हमें ज्ञान करवाती है, उस संविधान का मोटा मोटा दर्पण हमें दिखाती है, लेकिन ये हिस्सा उसका है ही नहीं, ठीक है। तो वैज्ञानिक एक हमारे आए 1973 में महानुभाव केशवानंद, ठीक है। जो केशवानंद थे, केशवानंद जो भारतीय थे,
बनाम केरल, ये एक विवाद हुआ। केशवानंद भारती बनाम केरल, एक क्या हुआ, विवाद होता है और बात पहुंच जाती है आपके सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन्होंने कहा भी अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है तो संविधान के बारे में बताती क्यों है। मान लो इस तरीके से बात करके भी इसे हटा देना चाहिए, या फिर संविधान का हिस्सा है तो इसके अंदर संशोधन भी हो सकता है। तो इसके अंदर संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि संशोधन संविधान के अंदर होता है और संविधान को इसका हिस्सा नहीं माना जाता था। इसलिए इसमें संशोधन करवाने के लिए इन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी भी इसको कुछ ना कुछ इसको सुधारा जाए, या तो संविधान का हिस्सा माना जाए, इसमें संविधान का संशोधन किया जाए। तो संविधान संशोधन तो संविधान में हो सकता है, लेकिन ये तो हिस्सा ही नहीं है, कैसे हो सकता है। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, 1973 में भी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। संविधान का क्या है, संविधान का हिस्सा या भाग है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। ठीक है, बहुत ऐतिहासिक ये फैसला था। और संविधान का हिस्सा है तो अब संविधान का हिस्सा है तो संविधान के हिस्से में कहीं पे भी संविधान संशोधन हो सकता है, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है। तो इसने कहा भी प्रस्तावना के अंदर कुछ शब्द जोड़ने हैं, हमें क्या जोड़ने हैं। तो 1976 की बात आती है, 1976 की बात आती है। संविधान में प्रस्तावना में होता है, प्रस्तावना में होता है संविधान संशोधन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, संविधान संशोधन होता है, क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। अब प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ, 1976 के अंदर। ठीक है, और कौन सा संशोधन था, ये 42वां संशोधन था। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कौन सा संशोधन हुआ था, 42वें संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में कुछ 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन था ये, सही से लिख लो, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, प्रस्तावना में पहला संशोधन था। ठीक है, प्रस्तावना में क्या था, प्रस्तावना का पहला और आखिरी, आज तक पहला और ये अंतिम संशोधन था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पहला और अंतिम का मतलब एक ही हुआ है। तो प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है आज तक, एक बार ही, इसको हाईलाइट करके लिख लो, ये बार बार पूछा जाता है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है सिर्फ। ठीक है, किसके बेस पे हुआ, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल, एक विवाद उठा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया भी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इस 1973 के बाद संविधान का हिस्सा मान लिया गया। और पहली बार 1976 के अंदर प्रस्तावना के अंदर संविधान संशोधन होता है। क्या होता है, संविधान संशोधन। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको पता है, 42वां, 43वां, 41वां। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना के लिए पहला और अंतिम था, यानी अब तक प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ, एक बार संशोधन हुआ है, दूसरा संशोधन नहीं हुआ है। इस संशोधन के द्वारा 1976, ठीक है, एक बात हमें याद क्या रखनी है, केशवानंद भारती 1973 याद रखना है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा माना जाता है। अब 1976 में प्रस्तावना, ठीक है, 1976 में क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है। और संविधान संशोधन होता है जैसे ही, तो ये पहला किस में हो जाता है, प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में इस संशोधन के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े जाते हैं, 3 शब्द जोड़े जाते हैं। एक होता है समाजवादी, सोशलिज्म, एक होता है आपका पंथ निरपेक्ष, सर्कुलर, और एक आपका होता है इंटीग्रिटी यानी अखंडता। 3 शब्द जोड़े। आपसे पूछा जाता है प्रस्तावना में 1976 के संशोधन में कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए, कौन कौन से जोड़े गए, कौन कौन से जोड़े गए, तो तीनों जोड़े गए, समाजवादी, ठीक है, पथ निरपेक्ष
और अखंडता शब्द जोड़े गए। ऐसे याद रख लो, समाजवादी पार्टी जोड़ा गया, समाजवादी पार्टी जोड़ा गया, यानी स से आप समाजवादी, प से पंथ और ऐसे अखंडता। ठीक है ना। सपा, सपा सुना होगा, सबने सुना यार। या SPA याद कर लो, समाजवादी पार्टी, समाजवादी तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और ये सपा तो सभी जानते हैं। ठीक है ना, सपा याद कर लो। ठीक है, तो 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे। हम साथ साथ में याद करवाने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, और संविधान को प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है और कुंजी कहा जाता है। ठीक है, अब कुंजी कहने के बाद थोड़ा पानी पी लें, फिर कुंजी कुंजी बहुत कुछ कहेंगे आप, है ना। देखो, हो गया। यहाँ से हम प्रस्तावना, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस शब्द का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ भी आपसे पूछ सकते हैं, और पूछा भी गया, पूछ सकते क्या, पूछा भी गया है। ठीक है, पहले बात तो प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? तो हम भारत के लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। यानी आपको ये कह दे, प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना उसका शक्ति का केंद्र, शक्ति का केंद्र जो है, शक्ति का केंद्र या स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आपको देना है, शक्ति का केंद्र या स्रोत है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये लिख लो, अलग से काम आएंगे सारे के सारे। पहला क्वेश्चन बनता है हम भारत के लोग। पहला, प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है ना, यानी जो शक्ति, संपूर्ण शक्ति है, ठीक है ना, यानी जो किसको अर्पित की गई है, प्रस्तावना किसको, इसको बोलते हैं अंगीकृत की गई है, या आत्मप्रीत की गई है, या अर्पित लिख लो, किसको अर्पित की गई है? तो हम भारत के लोग, यानी भारत के सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को अर्पित की गई है प्रस्तावना या संविधान, सभी लोगों को। 2 प्रश्न बन गए यहाँ से। किसको मतलब समझा रहे हैं, या कहाँ से शुरू होता है हमारा शक्ति का केंद्र क्या है, हमारा शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का केंद्र या स्रोत क्या है? तो स्रोत है हम भारत के लोग, यानी सब भारत के लोग एक ही हैं, वो शक्ति है, हमारा शरीर, सब कुछ है। ठीक है, हम उनको, एक बात यहाँ से याद रखना, ये शब्द बार बार पूछा गया, भारत, और 2 बार आया भारत। ठीक है, देखो भारत शब्द का प्रस्तावना में कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार प्रयोग हुआ है भारत शब्द का। या कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है? तो भारत शब्द है जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है। हम भारत के लोग और भारत को, ठीक है ना, भारत के लोग और भारत को एक संपूर्ण, पूर्ण रूप से, कंप्लीट, ठीक है ना, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है ना, जोर दे दो इस बात पे, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी
में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता की और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित तथा आत्मप्रीत करते हैं। इस बात में क्या क्या छुपा है और किस किस बातों का, यानी भारत के संपूर्ण, ये भारत को एक संपूर्ण रूप से हम क्या बनाएंगे, यानी अलग अलग हिस्से नहीं बनाएंगे, उसके संपूर्ण रूप से जितना भारत का हिस्सा है उसको हम समाजवादी, शब्द पे गौर करना, समाजवादी आया, हमने कहा था 1976 की बात की है, ये पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सब शब्द इम्पोर्टेंट है, सबका नाम बताऊंगा, बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात सुनो आप। समाजवादी, भारत का जिक्र कितनी बार, शक्ति किसमें, भारत के लोगों के अंदर, शक्ति का केंद्र भारत के लोग। ठीक है, उन्होंने कहा संपूर्ण रूप से भारत को, भारत का शब्द का प्रयोग कितनी बार, 2 बार, एक और एक 2। समाजवादी शब्द क्या है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष क्या है, इसका अर्थ पूछा जाता है आपसे, लोकतंत्रात्मक क्या है। ठीक है, गणराज्य तो देश के लिए यूज है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन क्या आता है, समाजवादी का अर्थ क्या है। समाजवादी का अर्थ है यानी पूरे समाज को क्या करना, जैसे एक पूंजीवादी होता है, एक समाजवादी होता है। पूंजीवादी साम्य व्यवस्था, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं देश के अंदर होती है। हमारा देश है वो कैसा है, समाजवादी। समाजवादी का मतलब समाज के हर लोगों को बराबर समझा जाए, उनके जो पूंजी का वितरण है कुछ लोगों के हाथ में न रह के सभी के हाथों में जाना चाहिए। भी कुछ ऐसा हो जाए भी 10-20% तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, 80% गरीब के गरीब रह जाएं, तो सबको ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं सोशलिज्म, यानी पूरे के पूरे देश के अंदर भी किसी देश को वो हर नागरिक को वही सुविधा है जो ऊपर वाले तबके को हो चाहे नीचे वाले को। कानून के हिसाब से संविधान में सबको एक माना गया है और बराबर संपत्तियों का बंटवारा करना, बराबर हक देना, इस चीज़ के लिए सब जोड़ा जाता है समाजवादी। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, पंथ सर्कुलर। पंथ का मतलब होता है पंथ काज, आपने सुना होगा पंथ। पंथ का मतलब होता है कोई धर्म, ठीक है ना, धर्म, समुदाय, ठीक है ना, कोई अलग एक प्रकार का। तो भारत जो निरपेक्ष यानी इसके अंदर कोई पंथ नहीं है। संविधान के अनुसार कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको सर्वप्रथम समझा जाए। यानी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाएंगे हम, गणराज्य बनाएंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब जिसके अंदर सभी धर्म, किसी भी धर्म की बात नहीं की गई है। संविधान के अंदर किस धर्म की बात की गई है तो क्वेश्चन का आंसर देना नहीं, ये तो अलग बात है भैया, धर्म की कोई बात नहीं की गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म की बात नहीं की गई है। ठीक है ना, वो कहते हैं धर्म सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, जप नाम जपना। ठीक है ना, सब धर्म बराबर है। किसके लिए, संविधान के लिए। उन्हें कोई भी धर्म के आधार पे कोई भी स्पेशल या विशेष प्रकार की छूट, विशेष प्रकार से उनको कोई सुविधा नहीं दी जा सकती। या वो सज़ा करते हैं तो मुस्लिम को भी उतनी सज़ा होगी जितनी हिंदू को हो रही है, हिंदू को उतनी सज़ा होगी जितनी मुस्लिम को हो रही है, उतनी ईसाई को होगी। कत्ल का भाई 302 लगेगा तो 302 ही सब पे लगेगा। ये नहीं अभी हिंदू ने किया है तो ज़्यादा लगेगा या मुस्लिम ने किया तो ज़्यादा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी धर्म के बारे में
न कहने वाला संविधान, सभी धर्मों को एक समान समझने वाला हम राज्य बना रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम कंट्री है वो, ठीक है, तो वहाँ पे धर्म को प्राथमिकता दी गई है। कौन से धर्म को? किस धर्म को? इस्लाम धर्म को, ठीक है ना, प्राथमिकता दी गई है। तो हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, पंथ निरपेक्ष, यानी कोई किसी का पंथ नहीं है, ठीक है, संविधान के अनुसार। बाकी अपने धर्म को जैसे रखना है वैसे रखो, आप कर्म काज करो, पूजा करो, प्रचार करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संविधान में ऐसी कोई सुविधा नहीं है भी बाबा को कम सज़ा होगी, मौलवी को ज़्यादा सज़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लोकतंत्रात्मक, यानी ऐसा तंत्र, लोगों का तंत्र, लोक का मतलब लोक प्लस तंत्र, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, जिसके अंदर लोगों द्वारा सरकार को चुना जाता है, लोगों द्वारा सरकार बनाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जैसे हर बंदे को मताधिकार है, पता है आपको, 18 साल हो जाए तो उसके बाद आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। मताधिकार आपको है, मत डालने का अधिकार है आपको, ठीक है। अब मत डाल के आप बनाते हो, एमएलए बनाओ और आप एमपी बना लेते हो, मान लो, ठीक है। ये आगे जाके आपको पता ही है क्या बन जाते हैं, ये फिर आगे जाके क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। एमएलए आपकी सरकार राज्य सरकार बना देते हैं, एमपी किसकी सरकार बनाते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सरकार बनाते हैं, यानी आपने वोट डाले, लोगों ने वोट डाले, एमएलए एमपी बने, उससे सरकार बने, यानी सरकार लोगों के द्वारा बनाई जाए। यानी जो संपूर्ण शक्ति है वो एक तरीके से, आप सरकार गिरा भी सकते हो, आप सरकार बना भी सकते हो, आपके पास अधिकार है, मताधिकार, ठीक है ना। तो ये अधिकार आपको दिया गया है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक, लोगों का तंत्र, यानी लोगों द्वारा बनाई गई सरकार के द्वारा शासन किया जाता है उस देश को हम, या उस तंत्र को हम लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो लोगों द्वारा शासन, ठीक है। लोकतंत्र और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? यानी लोगों द्वारा बनेंगे, यहाँ पे वंश के आधार पे कोई भी नहीं होगा, भी ये वंश है, पीढ़ी दर पीढ़ी राजा महाराजाओं की तरह राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। गणतंत्र का मतलब है बड़ा पद होना, जैसे राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, उसको भी किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा, ठीक है, लोगों के द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, और वो पद वंशानुगत न हो, यानी वंशानुगत यानी वंश पीढ़ी दर पीढ़ी न चले, ऐसे राज्य को गणतंत्र कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? गणतंत्र बोलते हैं। तो लोकतंत्र, गणतंत्र, थोड़ा सा फर्क है। 3 प्रकार के न्याय की बात कही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रकार, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात करती है? समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार न्याय की बात करती है हमारी प्रस्तावना। कितने? 3। देखो, लोकतंत्र गणराज्य समझ में आ गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को भी, समस्त नागरिक, पूरे नागरिकों को हम क्या दे रहे हैं? समाजवादी, सामाजिक स्वतंत्रता दे रहे हैं, आर्थिक स्वतंत्रता दे रहे हैं। वो किसी तरीके कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद ले अपनी और न खरीद पाए, ठीक है, खरीद के वहाँ पे बेच सकता है, खरीद सकता है। आर्थिक का मतलब क्या है? ठीक है ना, सामाजिक, समाज में रहने की आज़ादी है उसको। राजनीतिक, राजनीति करने की आज़ादी है उसको, ठीक है ना। और न्याय, 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया, देख लो, ठीक है ना। किस प्रकार, कितने न्याय का जिक्र किया गया, उसको न्याय दिलाने का काम किसका है? संविधान का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय ये है और स्वतंत्रता ये है। भी आप अपना विचार कहीं प्रकट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, आप किसी धर्म को अपना सकते हो, आप पे संविधान की तरफ से कोई रोक नहीं है, ठीक है। किसी धर्म का आप प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो दायरे में रह के, ठीक है ना। आप किसी धर्म की उपासना कर सकते हो, किसी धर्म की आप पूजा कर सकते हो, किस आप धर्म को अपना सकते हो। इस प्रकार की आपको स्वतंत्रता है, आप पे संविधान कोई भी रोक है नहीं लगाता है, ठीक है।
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समान प्राप्त, किसी भी अवसर को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। प्रतिष्ठा और समता का मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रतिष्ठा और अवसर की ये आगे पढ़ेंगे हम जब हम की समता, इसका मतलब क्या है? यानी आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, भेदभाव। अब चाहे आप कहीं पे जन्मे हो, आपका कहीं जन्म हुआ है, किस जाति में आपका जन्म हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस धर्म में आपका जन्म हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप स्लम एरिया में जन्मे हो, चाहे आप अयोध्या में जन्मे हो, चाहे आप कहीं पे भी जन्मे हो, बाबरी मस्जिद के पास जन्मे हो आप, चाहे अजमेर जन्मे हो, चाहे आप अमृतसर जन्मे हो, तो इसका मतलब क्या है भी आपको इसके अनुसार, आपके जन्म के अनुसार आपको कोई अलग से सुविधा नहीं प्राप्त की जाएगी, आप और आपको अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आप किसी जाति से आते हो, ठीक है, यानी जाति से आते हो, चाहे आप किसी धर्म से आते हो, चाहे आप किसी कास्ट से आते हो, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, आपके जन्म को लेके, आपके रहने की जगह लेके, आपको आपकी जाति को लेके, आपके धर्म को लेके, ठीक है ना। तो वो समता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, देखो यहाँ पे एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये तीन शब्द, ये एक, ये दो और ये तीन शब्द 1976 के अंदर 42वें संशोधन के अनुसार जोड़े गए थे, ठीक है, ये शब्द जोड़े गए थे। अखंडता का मतलब क्या है? देखो, अखंडता, अ और खंड का मतलब टुकड़ा, ता, अखंड यानी देश एक ऐसे धागों में पिरोया जाए, यानी इंटीग्रिटी जिसे हम बोलते हैं भी, इसका दूसरा मतलब होता है एकता ही होता है, इसका मतलब मान लो एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। अखंडता का मतलब न टूटने वाला राज्य, न टूटने वाला देश, ठीक है ना, यानी खंडों में न विभाजित होने वाला, यानी जो देश है उसके वही देश रहेगा, उसके कोई खंड नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करना होता मतलब अखंड, तो जल्दी से जम्मू कश्मीर अब तक कब का भारत से बाहर निकल जाता। और अरुणाचल प्रदेश भी ये करता रहता है, ठीक है, हैदराबाद भी यही काम करता रहता था शुरू में, पता है आपको ना, पश्चिम बंगाल भी कुछ करते करता है। तो मतलब अखंड बनाने के लिए उसका टुकड़ा नहीं होने देंगे हम, अखंडता, एकता बनाए रखने, लोगों में एकता, ठीक है, देश के नए टुकड़े होने वाली एक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मित्रता, भाईचारा, भाईचारा, ठीक है ना, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा बढ़ाने के लिए, यानी हम एक होने की सब जो है वो सुनिश्चित करें भी, एक होने की, भाईचारा को बढ़ाएं, बंधुता को बढ़ाएं, बंधु भाईचारा बढ़ाएं, ठीक है, ब्रदरहुड्स बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लें, बहुत तकड़ा संकल्प लेना पड़ेगा हमें, जैसे आप नौकरी लेनी है सरकारी जी, वैसा संकल्प लें होकर अपने इस संविधान सभा में, यानी इस संविधान सभा के अंदर में 26 नवंबर 1949 को किसकी बात कही है? 26 नवंबर 1949 में क्या कहते हैं भी, लो जी, ये लो, मैं क्या करता हूँ भी, अब दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में, ठीक है, हम भारत के लोग कर रहे हैं, ये कोई नहीं कर रहा, मतलब प्रस्तावना को प्रस्तुत कौन कर रहे हैं? तो कौन कर रहे हैं? हम भारत के लोग, ठीक है ना। संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर शुक्ल क्या थी उस दिन? भारत के कैलेंडर के अनुसार सप्तमी थी, क्या थी? सप्तमी, ठीक है ना। और संवत कौन सा था? देखो यहाँ पे लिखा है 2006, संवत कौन सा था? 2006, शुक्ल संपत्ति सप्तमी, सात्यों भाई, ठीक है,
शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो शुक्ल सप्तमी संवत 2006 था में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मप्रीत करते हैं, हम आत्मसमर्पित करते हैं। अंगीकृत कर दिया भैया, अधिनियमित कर दिया, भाई नियम इस अनुसार से चलना शुरू हो जाएगा आज के हिसाब से, ठीक है। देश में पहले ब्रिटिश शासन के अनुसार चलता था, अब हमारा शासन होगा, ये प्रस्तावना में हमने बता दिया है। और आपको आत्मसमर्पित है, यानी आपको दिया जाता है आप की रक्षा करें संविधान की, और संविधान की रक्षा करें, संविधान के दायरे में चले, संविधान जो हमारे संविधान के अंदर कानून बनाए गए उसके दायरे में चलें आप, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द 1976 में 3 जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। केशवानंद भारती बनाम केरल जो विवाद था उसके माध्यम से उसने मतलब ये आवाज़ उठाई थी 1973 में, उसके करते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था भी प्रस्तावना किसका हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, इसको मतलब संविधान का हिस्सा माना जाए, ठीक है। इसके चलते 1976 में इसमें क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन जैसे ही होता है तो इसके अंदर 3 शब्दों को जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन में, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता, ठीक है। प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोगों से, यानी केंद्र बिंदु, शक्तियों का केंद्र जो स्रोत है वो हम भारत के लोगों को माना गया है। भारत शब्द का 2 बार प्रयोग होता है। समाजवादी का मतलब बता दिया आपको, पथ निरपेक्ष का बता दिया, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, गणराज्य का मतलब राज्य, ठीक है ना। गण मतलब क्या होता है, जनता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की जिक्र किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने प्रकार के न्यायों के बारे में बताती है हमारी प्रस्तावना, 3 प्रकार के। स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता बताती है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना करने की स्वतंत्रता के बारे में बताती है। पृष्ठा और अवसर की समता बताती है। समानता किसके बच्चे बताती है, पृष्ठा और अवसर की समानता, भाई कोई भी कहीं पे जन्मा हो कहीं पे भी रह सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है देश को, ठीक है ना। गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए, व्यक्ति की गरिमा, उन सब व्यक्तियों की गरिमा बनाए रखने के लिए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, यानी एक बनाए रखने के लिए, नए टुकड़े होने वाला देश बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित बंधुता भाईचारा बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं 26 नवंबर 1949। भारत संविधान की आत्मा इसे कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। अमेरिका से इसको लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। तो इससे ज़्यादा प्रस्तावना से क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने देखे भी नहीं है और आ भी नहीं सकते। रह क्या गया बताओ, रह क्या गया, है ना। तो इसको आप कर लेना। फिर स्टार्ट करते हैं आप कल से भाग 1, उसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है, राज्य और संघ क्या है, संघ और राज्य क्या है, सब पढ़ेंगे एक एक करके। उसके साथ अनुच्छेद भी कर लेंगे ना, याद भी रहेंगे आपको। एक बढ़िया तरीका आएगा आपके लिए, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त बेहतरीन तरीका। पॉलिटी आपने इससे पहले इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। इससे पहले गारंटी देता हूँ इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी, यानी पढ़ाया होगा पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में, भाग पढ़ाऊँगा एक एक अनुच्छेद के साथ चलेंगे आप, है ना। पहला भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, भाग को रट्टा मारना छोड़ दोगे आप। पहले मरवाया नहीं मैंने, पहले भाग में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, ऐसा भाग में रट्टा नहीं मरवाया ना मैंने, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं मरवाया क्योंकि हम भाग पढ़ेंगे, उसके साथ आपको बताता जाऊंगा, स्रोत भी बताता जाऊंगा, कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, किस भाग में क्या कहाँ से लिया गया है, क्या क्या चक्कर है उस भाग के अंदर। और भाग पढ़ लिया तो आप पॉलिटी पूरी क्लियर हो जाएगी। अनुच्छेद याद करने ही नहीं पड़ेंगे आपको यार, अगर आपको भाग के अनुसार आपने पढ़ लिया, अनुच्छेद याद ही नहीं करने, अनुच्छेद अपने आप, अरे 1 से 4 तो पहले में थे बस। किसका जिक्र था, राज्य संघ और राज्यों का जिक्र था, हाँ पहले, ऐसे अपने आप याद आ जाएंगे ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।